हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोगों की प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम्स की काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सबको पता है, इस चैनल पर हम DT+P TGT सोशल साइंस के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको आप लोगों के साथ यानी जो PYQs हुए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। ये पेपर हमारा 16 अक्टूबर 2018 का है। शिफ्ट सेकेंड का पेपर है ये, और इसका पार्ट 3 में आप लोगों के साथ आज डिस्कस करूँगी। और इसके 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर रखा है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो एक बार आप उनको ज़रूर देखेंगे। और 2021 में जो पेपर हुए थे उन सारे पेपर्स को मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। उसकी मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, उसमें सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ कंटेंट जो जैसे ये पेपर है वो शेयर करती हूँ, और अगर मुझे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिलते हैं कहीं से तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। एंड फिर उसमें आपको 2021 की प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी लिंक, और 2018 के PYQs की भी आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि मैंने 2018 के भी 2-3 पेपर आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुकी हूँ मैं अभी तक। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये मस्ट वॉच वीडियो है। मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि PYQs कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपको उन वीडियोस को ज़रूर देखना है। और अगर आप मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आपने अगर एक बार वीडियो देख ली तो आप उसे दोबारा नहीं देखेंगे। जब भी हम PYQ लगाते हैं तो एक PYQ कम से कम हम जितना पॉसिबल हो सके 3 बार, 4 बार, 5 बार, जितना हमसे पॉसिबल हो सके हम उस PYQ उतनी बार लगाने की कोशिश करते हैं, सो दैट कि जो क्वेश्चंस हैं उसके एक्सप्लेनेशन है वो ईज़िली क्या हो जाए, हमें याद हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप देखोगे, कंपेयर करके देखो 2018 का 21 से, तो आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि सिलेबस जो है वो तो हमारा सेम ही रहने वाला है। तो क्वेश्चन का थोड़ा सा पैटर्न, लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें बस चेंज होती हैं, बाकी आएगा उसी कंटेंट में से। तो इसलिए हमें एक रफ़ आइडिया मिल जाता है हमारे PYQ से। फिर उसके बाद अगर आपने PYQs देख लिया, फिर उसके बाद आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, कंटेंट को दोबारा देखिए जिस कंटेंट को आपने पहले पढ़ा था। फिर उसके बाद जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि ये PYQ में पूछा गया था, उसको आपको ध्यान से करना है, नोट बना लेना है, जैसा भी आपको सही लगता है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा आपको। बाकी मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वैकेंसीज इस टाइम पे निकली हुई हैं, है ना। तो आप सारे फॉर्म भर देंगे, और इस पेपर के भी अगर आप PYQs देख रहे हैं तो आपको अदर एग्ज़ाम्स के लिए, इसी सब्जेक्ट के लिए आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़ को। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट अबाउट एडवेक्शन, यानी संवहन के बारे में कौन सा कथन हमारा गलत है। ठीक है, इट इज़ सिमिलर टू फ्लक्स, या फ्लक्स के समान होता है। इट अकर्स एट पॉइंट रेदर देन थ्रू द साइड ऑफ वॉल्यूम, या आयतन के किनारे के बजाय एक बिंदु पर होता है। व्हेन अ प्रॉपर्टी इज कैरिड अलोन बाय फ्लो इट इज़ एडवेक्टेड, यानी यहाँ एक आयतन के किनारे के आई गेस सेकेंड है, तो इसमें क्या है कि जब प्रॉपर्टी कैरिड अलोन बाय फ्लो इट इज़ एडवेक्ट, मतलब जब इसके आसपास आती है तो क्या हो जाती है, एडवेक्ट हो जाती है। या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही जो स्टेटमेंट दे रखी हैं हमारी एडवेक्शन यानी संवहन के बारे में, क्या है, हमारी सारी की सारी सही हैं। तो सबसे पहले आपको पता चल जाए कि एडवेक्शन होता क्या है। तो एडवेक्शन होता है हमारा जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होता है हमारा, ठीक है, हीट का या फिर विंड का। जैसे आपको पता होगा लैंड ब्रिज, आपने सी ब्रिज पढ़ा होगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि रात के टाइम पे जो हमारा टेरेस्ट्रियल, उसकी वजह से हमारी जो टेरिटरी होती है, जो लैंड बॉडी होती है, वो क्या करती है, हीट को रिड्यूस कर देती है। तो जो ओशन में हीट्स होती हैं वो थोड़ी थोड़ी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करके हमारी क्या होती हैं, लैंड पर आती हैं। तो ये किसका एग्जाम्पल होता है, हमारा एडवेक्शन का एग्जाम्पल होता है। और कंडक्शन मतलब क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र होती है पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर क्लोज टू हॉट सरफेस। तो जो एटमॉस्फेयर है उसमें हमारी हीट क्या होती है, पास होती है। और कन्वेंशन आपको पता होगा कि हीट, एयर एक्सपेंड और राइज होती हैं। ठीक है, और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो
जो हमारी लैंड बॉडी रेगुलर बेसिस पर करती हैं उसको बोलते हैं। जैसे हमारे दिन में क्या होता है कि लैंड बॉडी सबसे ज़्यादा हीट लेती है, फिर उसके बाद उसकी कैपेसिटी नहीं होती कि उसे स्टोर कर सके। क्यों? क्योंकि वाटर जो होता है वो हीट को स्टोर कर लेता है, लेकिन लैंड क्या करता है, जैसे ही रात होगा वैसे ही हीट को क्या करना स्टार्ट कर देगा, छोड़ना स्टार्ट कर देगा। इसलिए लैंड वाटर बॉडीज़ के कंपेरिजन यानी जल के कंपेरिजन में जो हमारी भूमि होती है वो जल्दी हीट को ऑब्जर्व करती है और जल्दी ही क्या करती है, उन्हें छोड़ भी देती है। ठीक है, इसलिए अगर आप देखेंगे जो एरियाज वाटर बॉडीज़ के आसपास है वहाँ पर टेम्परेचर का इतना कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वाटर क्या करता है, स्टोर करके रखता है, और जब देखता है कि लैंड पर ठंड का टाइम आ रहा है तो वो क्या करने लग जाता है, हीट को प्रोड्यूस करने लग जाता है। लेकिन लैंड बॉडीज़ जैसे हमारे दिल्ली हो गई, इन सब एरियाज़ हो गए जो वाटर के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो वहाँ पे हमें आपको ठंडी गर्मी देखने को मिलती हैं। ठीक है, आई होप इतना आपको क्लियर है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 42, विच इज़ करेक्ट अबाउट हीट बजट। अब आपसे हीट बजट के बारे में पूछ रहा है। आपने हीट बजट के बारे में सुना होगा। हीट बजट क्या होता है कि जितना इंसोलेशन हमारे धरती पर आ रहा है उसमें से कितना रिफ्लेक्ट होके जा रहा है और कितना अर्थ पर बच रहा है। ठीक है, क्योंकि सारा नहीं रिफ्लेक्ट होके जाता। अगर सारा होकर चला जाता तो दिन में क्या होती है, हमारी अर्थ काफ़ी गर्म होती और रात में एकदम ही क्या हो जाती, नेगेटिव में उसका टेम्परेचर चला जाता है। ठीक है, तो एक बैलेंस रहता है जिसे हम क्या बोलते हैं, हीट बजट के नाम से जानते हैं। तो पूछा कौन सा हमारा करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, द स्पेशल एंड टर्मोरल variations of oceans temperature are indication of heat transfer by current और absorption of solar energy lost by evaporation and so forth। यानी इसमें क्या बोला जा रहा है, समुद्र का जो तापमान की स्थानिक और लौकिक विविधताएं होती हैं, धाराएं, उष्मा स्थानांतरण, सौर ऊर्जा के अवशोषण, वाष्पीकरण के द्वारा हानि आदि के संकेत हैं। ठीक है, यानी कि अब देखो ट्रांसफ़र हो रहा है यहाँ पर टेम्परेचर का, और उसके बाद क्या हो रहा है, अब्जॉर्ब किया जा रहा है सोलर एनर्जी को, और उसके बाद इवापोरेशन की वजह से क्या करते हैं, ओशंस अपनी जो हीट होती है उसको लॉस कर देते हैं। ठीक है, एंड सेकंड है हमारा, द साइज एंड कैरेक्टर ऑफ टेम्परेचर वेरीज डिपेंड ऑन नेट रेट ऑफ हीट फ्लो यानी ट्रांसपोर्ट इनटू और आउट ऑफ वाटर बॉडी। यानी कि तापमान विभिन्नता का आकार और चरित्र जल निकाय में या बाहर गर्मी प्रवाह की शुद्ध पर निर्भर करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डेट इज़ ऑप्शन नंबर सी। यानी कि जो दोनों स्टेटमेंट रिलेटेड हमारा किससे है, हीट वजह से, दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारे सही हैं। तो 2018 का जो पेपर हुआ था इसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको ऐसे कॉन्फ्लिक्ट टाइप के लगेंगे, क्योंकि इसका प्रॉपर थोड़ा बहुत मतलब कि 2018 के पेपर में ऐसे थे कि दो स्टेटमेंट सही हो जाते थे या फिर ऐसा होता था। ठीक है, तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि सोलर रेडिएशन आ रही है 100%। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर ऑब्जर्व किया जा रहा है ओशन और लैंड के द्वारा 47% के आसपास। अब बाकी जो एरोज हैं इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो सोलर रेडिएशन है वो वापस जा रही है। ठीक है, तो ये क्या होता है, हमारा हीट बजटिंग होता है कि कितना हमारे अर्थ द्वारा ऑब्जर्व किया जा रहा है। अब यहाँ पर कुछ जो वो होते हैं क्लाउड्स होते हैं वो भी ऑब्जर्व करता है। क्यों? क्योंकि थोड़ा बहुत तो वाटर ऑब्जर्व करता है इंसुलेशन को और क्लाउड्स करते हैं। बाकी अभी हमने देखा कि जो लैंड बॉडीज़ होती हैं वो बिल्कुल भी हीट को ऑब्जर्व नहीं करती हैं, तुरंत लेती हैं, और जैसे ही सूर्य क्या कहते हैं चला गया वैसे क्या करने लग जाती हैं, छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, क्लियर है इतना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, लाइन्स ऑफ इक्वल रेनफॉल आर कॉल्ड। तो आपको पता होगा कि जैसे इक्वल हमारा एयर होता है उसको हम जब लाइन बनाते हैं तो उसको कुछ कहते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इक्वल टेम्परेचर के क्या कहते हैं, जो हमारा लाइन बनती है उसको हम कुछ कहते हैं। तो ऐसे यहाँ पे किससे पूछ रहा है, रेनफॉल से रिलेटेड पूछ रहा है। तो क्या बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे, कॉन्टोर बोलेंगे, आइसो हाइट्स बोलेंगे, या फिर आइसो प्लेट्स यानी समस्त स्थानिक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। यानी जो आइसो हाइट्स होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्वल लाइंस को रिप्रेजेंट करता है, किसके लिए, रेनफॉल। यानी जहाँ पर इक्वल रेनफॉल होती है, जैसे यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, यहाँ पर कुछ हो रहा है, तो ये क्या है, तीनों क्या है, सेम है। तो इसको क्या कर लिया जाएगा, ऐड कर लिया जाएगा। आपने इक्वल टेम्परेचर, इक्वल
क्या कहते हैं कि एयर का जो प्रेशर है उसके रिगार्डिंग पढ़ा होगा इसको अपने ज्योग्राफी में, ठीक है। नहीं पढ़ा तो आप इसको एक बार देखकर ज़रूर जाएंगे। तो आइसोथर्म क्या होता है, लाइन जो इक्वल करते हैं किसको, टेम्परेचर को। कॉन्टोर, लाइन ऑफ इक्वल एलिवेशन, यानी समान ऊंचाई की जो रेखाएं होती हैं उसको क्या बोलते हैं, कॉन्टोर बोलेंगे। आइसोहाइट बोलेंगे रेनफॉल, और आइसोप्लीट लाइन ऑफ इक्वल वैल्यू, यानी जनरल टर्म है ये हमारी, ठीक है। सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ गया है, पॉइंट ऑफ इक्वल प्रेशर आर कनेक्टेड बाय मैप लाइंस कॉल्ड। अब देखो यहाँ पर इक्वल प्रेशर वाला पूछ लिया गया हमसे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको इक्वल रेनफॉल वाला बता दिया, इक्वल क्या कहते हैं कि ऑल्टीट्यूड वाला बता दिया, और इक्वल हमने क्या देखा था अभी, उसको देखा था टेम्परेचर वाले को, ठीक है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, इक्वल प्रेशर को। तो क्या बोलते हैं इसको, सेम प्रेशर लाइन बोलेंगे, आइसोबार बोलेंगे, आइसोथर्म बोलेंगे, या फिर आइसोप्लीट्स बोलेंगे। तो अभी इन तीनों टर्म्स को, इन दोनों टर्म्स को हमने देखा, ठीक है। और जो सेम प्रेशर लाइन है ये आपने पढ़ा होगा, ऐसा कोई टर्म नहीं होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आइसोबार होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सेम लाइन जो किसको रिप्रेजेंट करती हैं, प्रेशर को, ठीक है। सो हमारे यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सेम प्रेशर लाइन, ऐसा कोई हमारे पास ऐसा कोई टर्म नहीं होता। आइसोबार जो कनेक्ट करता है इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, यानी जहाँ पे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो सेम है उसको क्या करेगा, कनेक्ट करेगा। फिर होता है हमारा आइसोथर्म्स, यानी संताप रेखा, जस्ट अभी हमने देखा कि ये टेम्परेचर को जो इक्वल होता है उसको कनेक्ट करता है। और आइसोप्लीट क्या है, एक जनरल टर्म है जो लाइंस कनेक्टिंग इक्वल वैल्यूज़ को करती हैं, तो उनके लिए क्या किया जाता है, ये यूज़ आइसोप्लीट किया जाता है। इसी आइसोप्लीट्स में अगर हम प्रेशर की बात करेंगे तो इसको आइसोबार बोल देंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे तो आइसोथर्म बोल देंगे। तो क्या ये हमारा जनरल टर्म है, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करता है इनको। सो आई होप इतना आपको क्लियर होगा इसके बारे में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। द माइटी शिवालिक रिवर वॉज dismembered into various main system, which of the following is incorrect। तो इसमें हमसे पूछ रहा है, शक्तिशाली शिवालिक नदी को विभिन्न मुख्य प्रणालियों में विभाजित किया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हमारा गलत है। गंगा एंड इट्स हिमालय ट्रिब्यूटरीज, गंगा और उसकी हिमालय सहायक नदियाँ। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ। या फिर द ब्रह्मपुत्र इन असम एंड इट्स हिमालय ट्रिब्यूटरीज, असम में ब्रह्मपुत्र और उसकी हिमालय सहायक नदियाँ। या फिर नन ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि अगर आप देखें तो ये क्या है, हमारे सारे क्या हैं, हिमालय रिवर से, हिमालय माउंटेन से निकलने वाले रिवर्स हैं, और ये भी क्या है, एक हिमालय का पार्ट है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच इज़ इनकरेक्ट अबाउट रिवर्स एंड देयर ओरिजिन। तो इसमें ऐसे पूछा गया है कि कौन सा रिवर का जो ओरिजिन है वो गलत दिया गया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं पेपर का पैटर्न क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है, झेलम राइजेस फ्रॉम शेषनाग, शेषन, यानी जो झेलम है वो कहाँ से निकलती है, शेषन से निकलती है। या फिर द ब्यास राइजेज ऑन द माउंटेन ऑफ बंगाल बेसिन इन हिमाचल प्रदेश। तो जो ब्यास है वो हिमाचल प्रदेश के बेगनाल बेसिन के पहाड़ों से उगता है। और हमने ब्यास रिवर के बारे में पढ़ा भी था, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी उसमें पूछा गया था कि ब्यास रिवर कहाँ से निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, चेनाब राइजेज नियर बारालाचा पास इन लाहौर, यानी चेनाब बारालाचा पास से निकलती है। और उससे पूछा जाता है कि बारालाचा पास किसको कनेक्ट करता है, तो ये लद्दाख को और किसको कनेक्ट करता है, हमारे मनाली को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ये कहाँ पर है, हमारे हिमाचल प्रदेश के में है, ठीक है। तो पास भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आप एक बार देख के ज़रूर रखेंगे। आपने लाहौल स्पीति का नाम सुना होगा, बहुत अच्छी टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग जाते हैं। तो ये कहाँ पर है, हमारे हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। फिर सुतलेज राइजेज नियर द मानसरोवर लेक। तो जो सुतलेज रिवर है वो कहाँ पर निकलती है, मानसरोवर लेक से। अगर आप देखेंगे तो सारी की सारी क्या हैं, ट्रिब्यूटरी हैं किसकी, हमारी इंडस रिवर की। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर देखते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ ब्यास रिवर
हमने पढ़ा था कि जो ब्यास रिवर होती है वो कहाँ से निकलती है, जो रोहतांग पास है वहाँ से निकलती है, ना कि माउंटेन ऑफ बघेल बेसिन इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर जितनी मतलब कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं उनके बारे में और उनका ओरिजिन कहाँ से होता है ये हम देख लेते हैं। तो जो सिंधु रिवर निकलती है लेक मानसरोवर से निकलेगी तिब्बत में। झेलम निकलती है वेरीनाग स्प्रिंग जम्मू एंड कश्मीर में। चेनाब है हमारा बारालाचा पास हिमाचल प्रदेश में। रावी कुल्लू हिल्स हिमाचल प्रदेश। ब्यास निकलती है ब्यास कुंड नियर रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो कहाँ से निकलता है, रोहतांग पास में जो ब्यास कुंड है। तो इसका तो सबसे आसान हो गया। सुतलेज निकलती है राजस्थान लेक से। गंगा निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से। यमुना निकलती है यमुनोत्री से, ये दोनों तो पता ही होंगी। कोशी निकलती है हमारी हिमालय ऑफ नेपाल से, जिसे हम सौरभ बिहार के नाम से भी जानते हैं। गंडक है हमारी नेपाल हिमालय से। ब्रह्मपुत्र हमारी चेमयुंगडुंग ग्लेशियर तिब्बत से। और तिस्ता निकलती है हमारी शो लांगपो लेक सिक्किम से। ठीक है, तो आई होप आपको इतना क्लियर होगा। और अगर आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट रिवर्स लगती हैं जो हमारे सदर्न इंडिया के हैं, तो इस क्वेश्चन में नदर्न इंडिया से रिलेटेड पूछा गया था, इसलिए जो नदर्न इंडिया की इंपॉर्टेंट रिवर्स है मैंने उनके बारे में बताया। और मैंने एक वीडियो में फिर जो पूरी मेन रिवर्स है उनके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तो या तो फिर आप प्रीवियस वीडियोस देख लें या तो फिर इससे आप क्या कर सकते हैं, इस कंटेंट को सर्च करके ज़रूर नोट्स बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 47। इंडियाज पॉपुलेशन इज कैरेक्टराइज बाय हाई ग्रोथ रेट विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट पॉपुलेशन इन 2011। तो इसमें से पूछ रहा कौन सा हमारा 2011 जनगणना के हिसाब से करेक्ट नहीं है। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज़ 121, मतलब कि 1210.19 मिलियन हो गई थी, जिसे हम 121 करोड़ बोल रहे थे। अगर आपको याद होगा, आपने बहुत बार सुना होगा 121 करोड़ की आबादी, 121 करोड़ की आबादी। ठीक है, और इट इज़ 17.5% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो हम क्या कर रहे थे, 75% वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन थी उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे। और अभी हम कितना करते हैं, अराउंड 17.7 हो गया है। ठीक है, लेकिन ये पेपर जो है वो 2018 के हिसाब से सेट किया गया है। ठीक है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मतलब कि मैंने अगर आंसर बताया लेट्स सपोज ये नहीं है तो आप समझ लो कि ये वाला आंसर गलत है। नेक्स्ट है इंडियाज पॉपुलेशन इज 77.29 टाइम्स ग्रेटर इन इट्स एरिया, या फिर अरुणाचल प्रदेश इज़ द लोएस्ट पॉपुलस स्टेट इन, यानी अरुणाचल प्रदेश क्या था उस टाइम पे, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन वाला स्टेट था। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी हमारा कौन सा सबसे लीस्ट पॉपुलर स्टेट है, सिक्किम में, लेकिन उस टाइम पे कौन था, अरुणाचल प्रदेश था। तो आपको ये वीडियो देखते वक्त ये ध्यान में रखना है कि हम 2018 का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, ना कि 2025 का। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 2018-2025 के बीच में चेंजेस आए होंगे, आई एग्री। बट आपको क्या करना है कि 2018 के अकॉर्डिंग डी.टी. प्लेसमेंट इसके आंसर को मार्क किया होगा। आपको अगर कुछ डाउट लगता है, वैसे तो मैं आपको बता के चलूँगी कि 2025 के अकॉर्डिंग क्या चल रहा है, बट स्टिल आप क्या करेंगे, एक बार अपना भी जो डाटा है उसे अपडेट करके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब ये क्यों गलत है, क्योंकि जो इंडियाज़ पॉपुलेशन 7.29 टाइम्स ग्रेटर देन इस एरिया ये बोला गया है, तो हम भारत का क्षेत्रफल विश्व का 22.4% था। ठीक है, हम क्षेत्रफल कितना है हमारा 2.4%, वो अभी भी सेम है। और जनसंख्या कितनी थी 17.5%। तो अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो 7.3 आना चाहिए, ना कि 7.29 टाइम्स। तो आपको पता होगा कि आप सोचेंगे कि राउंड ऑफ करके तो 7.3 हो ही जाएगा, लेकिन अगर आप देख रहे हैं कि तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे सही हैं, तो ऑब्वियसली बात है एक स्टेटमेंट हमारा गलत है भले ही आसपास है। ठीक है, सो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 2011 का डाटा है ये हमारा थोड़ा सा। टोटल पॉपुलेशन 121 करोड़ थे। फीमेल मेल कितने थे 62.37 करोड़, फीमेल थी 58.65 करोड़। पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी थी हमारी 17.64% थी, ये हमारी खुद की है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कितनी थी 382। ठीक है, एंड सेक्स रेशियो था 940 आउट ऑफ 1000 मेल। लिटरेसी रेट था 74.4, मेल कितना था 82 था, फीमेल का कितना था 65 था। मोस्ट पॉपुलर स्टेट कौन सा था हमारा, उत्तर प्रदेश था।
और लीस्ट पॉपुलस अरुणाचल प्रदेश था उस टाइम पे, और इस टाइम पे कौन है हमारा, सिक्किम है। ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, थोड़ा सा और है, इसको देख लें एक बार। तो हाईएस्ट डेंसिटी बिहार में थी 1106 प्रति व्यक्ति, और अभी भी बिहार में ही है। ठीक है, लोएस्ट डेंसिटी अरुणाचल प्रदेश में थी। हाईएस्ट लिटरेसी केरल था, लोएस्ट लिटरेसी बिहार है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरला, लोएस्ट में हरियाणा था। और कमीशन कौन सा बनाया गया था, सी चंद्रमौली बनाया गया था। नंबर ऑफ सेंसस कौन था, ये 15वां सेंसस था। तो ये 2011 का डाटा है। एक बार इसको 2025 के डाटा से ज़रूर कंपेयर करके देख लेंगे, अगर कुछ चेंजेस देखने को मिले तो आप उसे क्या कर सकें, चेंज कर सकें। ठीक है, बाकी मोस्टली क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। द इम्बैलेंस ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया इन इंडिया लीड्स टू मेजर प्रॉब्लम्स, यानी भारत में जनसंख्या और क्षेत्रफल असंतुलन बड़ी समस्याओं का जन्म देता है। तो कौन सी वो प्रॉब्लम्स हैं, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग्स है, हंगर है, डिजीज़ है, या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन। तो अगर आप देखेंगे तो तीनों ही क्या एक तरीके से नेगेटिव टर्म है, जिसकी वजह से इम्बैलेंस इम्बैलेंस हो सकता है हमारे पॉपुलेशन में और एरिया में जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो लीड कर सकती हैं कि आपका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो काफ़ी कम है, आपके यहाँ पे हंगर है यानी भूखमरी है, फिर उसके बाद डिजीज़ भी है। तो तीनों ही स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे हमारी इसके कंपैरिजन में सही बैठ रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट है हमारे यहाँ पर सही हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। विद रिगार्ड टू द डिक्रीजिंग वाइल्ड लाइफ इन इंडिया विच आर द फॉलोइंग रीज़न इज़ करेक्ट। तो ऑब्वियस बात है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ डिक्रीज़ हो रहा है तो उसके लिए रीज़न पूछ रहे हैं। तो ड्यू टू श्रिंकिंग फॉरेस्ट कवर, तो जो भारत का जो आवरण के का मतलब वन जो है वो सिकुड़ते जा रहे हैं, और ड्यू टू कॉन्टिन्यूस हंटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ, और लेकिन फिर भी वन्य जीवों का लगातार क्या किया जा रहा है, शिकार किया जा रहा है। तो यहाँ पर आई होप ये इजी क्वेश्चन था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट हैं जिसकी वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ जो है इंडिया की वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, ये 2018 के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। डिफाइन द सबसिस्टेंट ग्रेन फार्मिंग। तो आपको पता होगा सबसिस्टेंट ग्रेन फार्मिंग क्या होती है, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। द एग्रीकल्चर इज कैरिड ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग विद हेल्प ऑफ एनिमल एंड मैन पावर, मतलब छोटे लैंड बॉडी पर होती है और मैन पावर और एनिमल का यूज़ किया जाता है इसमें। या फिर दिस इज शिफ्टिंग कल्टिवेशन वेयर फील्ड आर अबेंडन आफ्टर 2 to 3 ईयर्स ऑफ कल्टिवेशन, या फिर एक शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है जिसमें हम एक बार यूज़ करने के बाद लैंड को 2-3 साल के लिए छोड़ देते हैं। यूज़ ऑफ HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, ग्रेटर यूज़ ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। इसमें क्या किया जाता है कि HIV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपने देखा हो कि ये निर्वाह अनाज की खेती या फिर सबसिस्टेंट ग्रेन फार्मिंग क्या होती है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। सबसिस्टेंट फार्मिंग ये होती है कि छोटा लैंड का टुकड़ा होता है, उसमें जो फार्मर्स होते हैं वो खुद के जो ज़रूरत होती है उसके लिए क्या करते हैं, वहाँ पर खेती करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने प्रीवियस वीडियोस जो भी मैंने आपके कराई हैं तो उसमें भी मैंने आपको करा रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होता तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पर भी सही कर सकते थे। अगर आपका एग्ज़ाम में आएगा तो वहाँ पर भी आप क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि वीडियोज़ को देखो और कई बार देखो। ठीक है, सो इसको हम एक कंपैरिजन कर सकते हैं कमर्शियल फार्मिंग के थ्रू। तो इस डिफ्रेंसिएशन से समझने की कोशिश करते हैं। तो किसके द्वारा की जाती है, फार्मर्स के द्वारा पर्सनल कंजम्पशन के लिए, यानी खुद के कंजम्पशन के लिए किया जाता है। और आपको पता है कमर्शियल किस लिए किया जाएगा, ताकि हम उसे क्या कर सकें, ट्रेड कर सकें। नेक्स्ट होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक होते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। अब अगर मैं खुद के कंजम्पशन के लिए प्रोड्यूस कर रही हूँ तो फिर मैं मशीनरी क्यों परचेज़ करूँगी, क्योंकि मुझे मेरी फैमिली के अकॉर्डिंग अनाज अगर मिल रहा है। ठीक है, तो इसमें फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाएगा, इसमें किया जाएगा क्यों, क्योंकि हमें क्या करना है, जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारी क्रॉप है उसको बढ़ाना है। ठीक है, लेस यूज़ ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक। तो मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक्स का भी हम कम यूज़ करेंगे, यहाँ पर ज़्यादा करेंगे प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। और फैमिली मेम्बर्स इनफ होते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर क्या चाहिए, हमें लेबर की ज़रूरत होती है।
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, आई होप इस डिफरेंस से आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट लैंड होल्डिंग इन इंडिया। तो लैंड जो होल्ड किया गया है भारत में, भूमि जोत के बारे में कौन सा हमारा कथन गलत है। पहला है हमारा, द एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज़ 1.1 हेक्टेयर, यानी जो एवरेज साइज़ है वो कितनी है, 1.1 हेक्टेयर है। रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन एंड फॉल्टी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्मॉल साइज ऑफ लैंड। ऑब्वियस सी बात है कि जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ है, ठीक है, जैसे एक फैमिली के पास एक पीस ऑफ लैंड है, पहले उस फैमिली में 4 मेंबर्स थे, अब उस वही 4 मेंबर इंक्रीज़ हो गए, कितने हो गए, 10 हो गए। अब 10 लोग उस लैंड बॉडी के ऊपर डिपेंडेंस है, वही 10 कल को कितने हो गए, 20 हो गए, 30 हो गए, लेकिन लैंड बॉडी क्या है हमारी, उतनी ही रहने वाली है। पॉपुलेशन के हिसाब से हमारी लैंड बॉडी क्या होती है, इंक्रीज़ नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, ऑनर ऑफ सच होल्डिंग आर इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग इनफ टू मीट द कोस्ट और इरीगेटिंग फर्टिलाइजर इम्प्रूव सीड्स। तो ऐसी जात जो जोतों के मालिक होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं और वो क्या कर सकते हैं, सिंचाई, उर्वरक, उन्नत बीजों आदि को पूरी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो वैसे D+B ने इसका क्या माना है, ऑप्शन नंबर सी को ही गलत माना है। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। यानी कि जो अब प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली बात है, तो प्रॉब्लम में ये जो लैंड ओनर्स होते हैं वो इतने सक्षम नहीं होते हैं। ठीक है, सो हमारा ऑप्शन नंबर 1, एक तरीके से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर 1 भी क्या था, हमारा इनकरेक्ट था, इसलिए मैंने इसको भी स्टार मार्क करा था। ठीक है, क्योंकि जो एवरेज साइज ऑफ लैंड होल्डिंग है वो 1.08 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है, 1.1 दिया गया है। ठीक है, लेकिन D+B ने इसका ऑप्शन नंबर सी को आंसर माना था। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि कौन सा गलत है और कौन सा D+B के द्वारा माना गया है। क्लियर है इतना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 52, ड्राई जोन एग्रीकल्चर बेसिकली बिलोंग टू फ्रेजाइल, हाई रिस्किंग एंड लो प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर इकोसिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट। यानी शुष्क क्षेत्र कृषि मूल रूप से नाजुक, उच्च जोखिम वाले और कम उत्पादक कृषि परिस्थिति तंत्र से संबंधित हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा विकल्प गलत है। तो जो ड्राई लैंड इज एन एग्रीकल्चर डोमिनेटेड रीजन वेयर 72% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। तो शुष्क भूमि कृषि प्रधान क्षेत्र है जहाँ कम से कम 72% जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ड्राई लैंड कवर करता है अराउंड इतना हेक्टेयर एरिया को। फिर 39% ऑफ टोटल एग्रीकल्चर लैंड इज ड्राई लैंड, यानी कि जो ड्राई लैंड में है वो हमारा वो कितना है, अराउंड 39% है। या फिर नन ऑफ दी अबव, यानी इनमें से कोई नहीं। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो यानी कि जो ड्राई लैंड है हमारा वो 39% नहीं है। ठीक है, बाकी दोनों स्टेटमेंट्स क्या हैं हमारे, सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53, A sufficient condition for successful of industrial cluster policy is satisfaction of following condition in the proper order। यानी औद्योगिक क्लस्टर नीति की सफलता के लिए एक पर्याप्त शर्त उचित क्रम से निम्नलिखित कौन सी शर्तें क्या करती हैं, संतुष्ट करती हैं। इंडस्ट्रियल जोन, एंकर फर्म एंड कैपेसिटी जोन, एंकर फर्म, कैपेसिटी जोन एंड इंडस्ट्रियल जोन, या फिर इंडस्ट्रियल जोन, कैपेसिटी जोन और एंकर फर्म, या फिर कैपेसिटी जोन, इंडस्ट्रियल जोन, या फिर एंकर फर्म, यानी क्षमता क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और एकल फर्म। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर, यानी कि इंडस्ट्रियल जोन, कैपेसिटी जोन और एंकर फर्म। ये क्या है हमारा प्रॉपर, ये क्या है वो सीरीज़ है कि सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्र, फिर क्षमता क्षेत्र, फिर उसके बाद एकल फर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, विच स्टेटमेंट अबाउट शुगर इंडस्ट्री इज कंसिडर्ड एज फॉल्स। तो शुगर इंडस्ट्री के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट हमारा गलत है। देयर इज मेंशन शुगर इन अ अर्थवेद एंड कौटिल्य अर्थशास्त्र एंड राइटिंग ऑफ मेगास्थनीस, यानी इसकी जो हमें देखने को मिलते हैं अर्थवेद में मिलेंगे, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, मेगास्थनीस के लेखन में शर्करा का यानी शुगर का उल्लेख देखने को मिला है।
सेकेंड है हमारा इंडिया इज़ द सेकेंड लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन वर्ल्ड, यानी इंडिया जो है वो सेकेंड मतलब दूसरा सबसे प्रमुख उत्पादक है। तीसरा है तमिलनाडु, कर्नाटका एंड गुजरात टुगेदर प्रोड्यूस 50% ऑफ शुगर, यानी कर्नाटका, तमिलनाडु, गुजरात क्या करते हैं मिलकर 50% चीनी का उत्पादन करते हैं। या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी सारे ही हमारे क्या हैं स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक है, यहाँ पे फॉल्स के रिगार्डिंग पूछा गया है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि ये गलत है। एक बार आप इसके ऑप्शन नंबर बी को भी ज़रूर देखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग ये भी थोड़ा गलत लग रहा था मुझे, बट एक बार आप इसका ज़रूर क्रॉस वेरीफाई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे कि बी वाला जो है वो सही है या गलत है। ठीक है, क्योंकि पेपर थोड़ा ऐसा था जो मतलब कि कन्फ्लिक्ट राइज कर सकता था। ठीक है, बाकी DSSB ने इसको ऑप्शन नंबर सी को ही सही माना था। नेक्स्ट हमारा HVZ हाजिरा विजयपुर जगदीशपुर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट गैस पाइपलाइन। आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन था जिसमें ये और एक और पाइपलाइन दी गई थी, पूछा था कौन सी दोनों पाइपलाइन है। ठीक है, तो ये देखो कनेक्शन देखो आप कैसे कनेक्ट किया जा रहा है इनको। तो एक टाइम पे ऑप्शन में था और इस टाइम पे क्या है मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, पाइपलाइन ऑफ कंट्री विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट HVZ, यानी ये क्या है गैस पाइपलाइन है, लेकिन इसमें से पूछ रहा है कौन सा हमारा कथन गलत है। It has two 2800 किलोमीटर लॉन्ग पाइपलाइन विथ कैपेसिटी ऑफ 50 MSCMD। ठीक है, इट वॉज इनिशिएटेड इन 1966 वाइल इफ फाइनली गॉट कमीशन इन मार्च 1998। तो इसे 1996 में क्या किया गया था इनिशिएट किया गया था, बट स्टार्ट कब से हुई है अंतिम रूप से मार्च 1998 में क्या होती है लागू हो जाती है। जैसा आपको पता है कि एक चीज़ अडॉप्ट की गई लेकिन उसे इन्फोर्स में कब लाया गया। ठीक है, नई ड्रेस आप परचेज करके लाए लेकिन आप उसे कब पहन रहे हो, दोनों डेट मोस्टली क्या होती हैं डिफरेंट होती हैं। इट पासिस थ्रू गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड दिल्ली, मतलब इन स्टेट से गुजरती है ये। दिस पाइपलाइन सप्लाई गैस मेनली टू पावर एंड फर्टिलाइजर सेक्टर इन द वेस्टर्न एंड नदर्न इंडिया। तो ये क्या करता है गैस ट्रांसफ़र करता है, मेनली किनको करता है जो पावर और फर्टिलाइजर सेक्टर्स हैं। ठीक है, यानी जो विद्युत और उर्वरक क्षेत्र हैं उनको क्या करता है ये गैस प्रोवाइड करता है। ठीक है, और किसको वेस्टर्न पार्ट को और नदर्न इंडिया को। तो एज आप देख सकते हैं गुजरात क्या है वेस्टर्न पार्ट है, नदर्न में हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर दिल्ली आ जाएगा। ठीक है, तो ये राजस्थान गुजरात वेस्टर्न में आते हैं, बाकी सारे क्या हो जाएंगे नदर्न में और सेंटर में थोड़ा बहुत आ जाएंगे। सो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा DSSB के द्वारा ऑप्शन नंबर बी को क्या किया गया है गलत माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट रोड्स इन महाराष्ट्र, और 2011 के अकॉर्डिंग पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कौन सा हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है किसके महाराष्ट्र की सड़कों के बारे में। तो महाराष्ट्र अलोन हैज़ 8.57% ऑफ टोटल लेंथ ऑफ रोड्स इन कंट्री, यानी कंट्री में जितनी रोड्स हैं उसका 8.57% क्या करता है अकेले महाराष्ट्र लीड करता है। महाराष्ट्र हैज़ द लार्जेस्ट लेंथ ऑफ सरफेस रोड्स इन महाराष्ट्र, यानी मतलब इंडिया भारत में सबसे अधिक लंबाई की सतही सड़कें हैं महाराष्ट्र में। या फिर महाराष्ट्र इज फर्स्ट प्लेस इन टर्म ऑफ रोड लेंथ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल स्टेट, यानी अलग अलग राज्यों के क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर सड़कों की लंबाई के मामले में महाराष्ट्र क्या है प्रथम स्थान पर आता है। या फिर ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, यानी कि सारे ही क्या है हमारे ऑप्शन सही हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हमसे क्या पूछा गया था करेक्ट पूछा गया था, तो इसका मतलब ऑब्वियसली बात है बाकी के जो दो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएंगे गलत हो जाएंगे। क्लियर है इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हजार्ड इज़ नॉट क्लासिफाइड एज सडन वनसेट हजार्ड। तो आपने हजार्ड के बारे में पढ़ा हुआ, एक सडन होता है और एक क्या होता है कि जो स्लो होता है। सडन मतलब कि तुरंत हो जाने वाला और स्लो मतलब होता है जो धीरे धीरे होता है। तो इसमें से हमसे पूछ रहा है कौन सा सडन वाला नहीं है, अर्थक्वेक, सुनामी, फेमिन या फिर वोल्केनो एरप्शन। तो आई होप इसका आंसर आप लोग इजीली दे सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फेमिन यानी जो अकाल होता है वो धीरे धीरे आता है। बाकी आप अर्थक्वेक देखेंगे सुनामी देखेंगे ये क्या होते हैं तुरंत ही क्या होते हैं अचानक शुरू होने वाले खतरे हैं। ठीक है, सो अगर हम देखें यहाँ पर
तो सडन वनसेट और स्लो वनसेट को यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है। डेफिनेशन होती है ये सडनली अकर हो जाते हैं, ये ग्रेजुअली यानी धीरे धीरे होते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है, इमीडिएट और इंटेंस होता है, यानी कि तुरंत होगा और काफ़ी प्रभाव डालते हैं ये। और ये क्या होता है, धीरे धीरे होते हैं और लंबे समय तक इनका प्रभाव रहता है। जैसा कि अगर आप देखेंगे अकाल आ रहा है तो धीरे धीरे अकाल आएगा, लेकिन इसका प्रभाव भी क्या रहेगा कि लंबे समय तक के लिए रहेगा, साल 1.5 साल 2 साल ये क्या कर ले जाएगा। लेकिन अर्थक्वेक आया, तुरंत आया और तुरंत ही क्या, जो डिजास्टर्स होने थे वो हो गया, उसके बाद ख़त्म हो गया। ठीक है, सुनामी आई, तुरंत आई, पहले से नहीं पता होती है इसका, तो तुरंत आई, तुरंत क्या करती है, लॉस करके हट जाती है। ठीक है, और जो फेमिन हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कोई डिजीज़ हो गई, जैसे अभी कोरोना आया था। ठीक है, तो जो कोरोना आया था इसमें आप मेरे को बताएंगे कि ये स्लो सडन वनसेट का एग्जांपल है या फिर स्लो वनसेट 1000 का एग्जांपल है। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना एक बार, क्योंकि इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो वायरल डिजीज़ेस आती हैं वो किसका एग्जाम्पल होती हैं। थर्ड है हमारा एग्जाम्पल, जैसे अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वोल्केनो इरप्शन हो गए, किसके, हमारे सडन वनसेट के। फेमिन हो गया, पेस्ट इन्फेक्शंस हो गए, ड्रॉट्स हो गए, यानी काल पड़ गया, सूखा पड़ गया, कीट आक्रमण हो गया, तो ये क्या है, हमारे स्लो वनसेट के एग्जाम्पल हैं। प्रिपेयर्डनेस, हमें तैयारी रखनी चाहिए। डिफ़िकल्ट टू प्रिडिक्ट, नीड एमरजेंसी, तो ऑब्वियसली बात है इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं और हमें इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ती है। ईजियर टू मॉनिटर एंड मिटिगेट, तो ये जैसे फेमिन आने वाला है तो नदियाँ क्या होने लग जाएंगी, मतलब कि जो अकाल आने वाला है तो हमारी जो ज़मीन है उसकी जो फर्टिलिटी होती है थोड़ी कम होने लग जाएगी, हमारा जो उपज है वो कम होने लग जाएगा। अगर सूखे के अकाल दिख रहे तो कि रिवर्स का जो पानी है वो कम होने लगेगा, तो हमें पहले से ही थोड़ा सा पता लगने लग जाएगा कि मतलब कि ये कुछ सेट हो रहा है। ठीक है, सो इसको हम मतलब कि मॉनिटर कर सकते हैं थोड़ी सी अपनी स्ट्रैटेजीज लगा कर, कि अगर नदियों में पानी कम हो रहा है तो जैसे अगर हम देखेंगे कॉन्टिन्यूसली कम हो रहा है तो मतलब कि कितने साल में प्रॉब्लम ये अराइज हो सकती है। लेकिन जो वोल्केनो इरप्शन होने वाला है या जो अर्थक्वेक आने वाला है, सुनामी आने वाला है, इसके लिए हम टूल्स बना रहे हैं, टूल्स अभी हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसको बताना थोड़ा मुश्किल ही है। क्लियर है इतना? आई होप आपको सडन वनसेट और स्लो वनसेट क्लियर हो गया होगा ईजिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी IRDP was aimed at providing self employment to the rural poor, which of the अबाउट प्रोग्राम इज़ करेक्ट। तो मतलब कि जो हमारा इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो किस लिए बनाया गया था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, जो हमारे रूरल यानी गांव के लोग होते हैं। तो इनमें से कौन सा हमारा सही है। IRDP वॉज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, तो ये क्या की गई है, सेंटर लेवल पे स्पॉन्सर की गई है। या फिर एक्विजिशन ऑफ प्रोडक्ट, एसेट और एप्रोप्रिएट स्किल विच वुड जनरेट एडिशनल इनकम ऑन सस्टेन्ड बेसिस टू इनेबल देम क्रॉस पॉवर्टी लाइन। तो इसके लिए क्या बोल रहा है कि अगर आपके पास थोड़ी एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह है तो आप पॉवर्टी लाइन को क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। तो अभी हमने देखा कि रूरल के जो पुअर लोग हैं उनके लिए बनाई गई है, तो ऑब्वियस बात है उनके पास अगर स्किल नहीं है फिर भी उनको क्या किया जाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। तो इसमें से हमसे क्या पूछ रहा है, सही पूछ रहा है। तीसरा देखते हैं, असिस्टेंट वॉज प्रोवाइडेड इन फॉर्म ऑफ कैश एंड डायरेक्ट ट्रांसफ़र, तो जो असिस्टेंट दिया जाता है वो फॉर्म ऑफ कैश में दिया जाएगा और डायरेक्ट ट्रांसफ़र करी जाएगी मनी इनको। या फिर द टारगेट ग्रुप कंसिस्ट लार्जरी ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर एंड रूरल आर्टिसंस, या फिर इनको उनके लिए बनाई गई है। तो एक बार आप क्या करेंगे, इसको हिंदी में देख लीजिए। सो यहाँ पर क्या है हिंदी में, तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, उद्देश्य रोजगार प्रदान करना है। इनमें से कौन सा हमारा सही है। तो IRDP केंद्रीय प्रायोजित योजना है, उत्पादक परिसंपत्तियों अथवा उपयुक्त कौशलों का अधिग्रहण उन्हें गरीबी रेखा के पार करने में सक्षम बनाने के लिए सतताधार पर अतिरिक्त आय सृजित करेगा। और नगद और धन के प्रत्यक्ष मतलब इनको पैसे दिए जाएंगे। लक्षित समूह में मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान की, श्रमिक और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, कारीगर को शामिल किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। सो अगर हम यहाँ पर इसका राइट आंसर देखें तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी, डेट इज़ इनको जो असिस्टेंट प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि जो हमारा असिस्टेंट प्रोवाइड किया गया है वो इन द फॉर्म ऑफ कैश और डायरेक्ट ट्रांसफ़र के फॉर्म में कराया गया है। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है जब इनको दिया जाएगा तभी क्या किए जाएंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाएंगे, कोई बिजनेस जनरेट कर पाएंगे यहाँ पर। ठीक है,
क्लियर इतना। सो देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फॉर रूरल पुअर जो है, तो वहाँ पर आपको पता है कि कैटेगरी डिवाइड कर दी गई थी जो ऑप्शन नंबर डी है हमारा, तो इसलिए क्या हो जाता है वो गलत हो जाता है। और टाइप क्या है ये, सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए भी क्या हो सकता था हमारा, सही हो सकता था, लेकिन हमें बेस्ट ऑप्शन हमें चूज़ करना होता है। नेक्स्ट है हमारा, एक बार हम इसको देखेंगे, दैट इज़ कि हमसे आई गेस क्वेश्चन में करेक्ट की जगह इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। तो इनकरेक्ट पूछा गया था इस क्वेश्चन में, एक बार आप इसको चेक कर लेंगे। तो हमसे क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट पूछा गया था, ठीक है। आई गेस यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया है टाइपिंग में, तो इनकरेक्ट क्या है ये हो जाएगा, बाकी तीनों ही क्या है हमारे सही हैं। सो अगर हम यहाँ पर देखें तो असिस्टेंट कैसे प्रोवाइड किया है, सब्सिडी और बैंक क्रेडिट के रूप में, ना कि उन्हें कैश ट्रांसफ़र किया गया है, ठीक है। और जो स्किल्स हैं उससे क्या कर सकते हैं, वो ऑब्वियस बात है, अगर आपके पास स्किल है तो आप क्या कर सकते हैं, मनी लो और एक अच्छा सा सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन बनो और गरीबी रेखा से क्या हो जाओ, बाहर आ जाओ। और टारगेटेड ग्रुप कौन से थे हमारे, स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबर्स और रूरल असिस्टेंट, ठीक है। तो ये सारे क्या हो जाएंगे हमारे इसके टारगेटेड ग्रुप थे। क्लियर है इतना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 59। अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011 का सेंसस। तो आप देख सकते हो कि जिस क्वेश्चन को उसने पूछा है उसी से रिलेटेड, मतलब उसी टॉपिक से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन पूछ लिया। बाकी अभी हमने जितने करे थे उसमें हमें सेंसस से रिलेटेड क्वेश्चन कम देखने को मिले थे, फिर ना के बराबर देखने को मिले थे, लेकिन इसमें मिला तो इसमें 4-5 क्वेश्चन पूछ लिया। तो अगर आप सोचो, अगर आप इसके रिगार्डिंग इसको नहीं पढ़ के जाते, सोचते कि जो प्रीवियस शिफ्ट्स में पेपर आए मैं उनका अगर एनालिसिस लेके चला जाऊँ, तो आप ऑब्वियसली 4-5 मार्क्स को गंवा सकते थे। तो इसलिए मैं आपको बोलती हूँ ये सारी चीज़ें आपको देख के जानी है, जो भी आपका सिलेबस का पार्ट है। इसलिए क्या हो जाता है, PYQ इंपॉर्टेंट हो जाता है। PYQ देख रहे हो आप, इसके साथ साथ मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रही हूँ, तो जो टॉपिक आपने नहीं भी पढ़ा होगा वो भी क्या हो जाएगा, PYQ से आपका क्या होता जाएगा, रिवाइज होता जाएगा, कवर होता जाएगा, ठीक है। तो बिहार, केरला, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश किसके रिगार्डिंग पूछा गया है, जनसंख्या घनत्व के रिगार्डिंग, यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के अकॉर्डिंग। तो बिहार तो आता है नंबर 1 पे, लेकिन केरला नहीं आएगा, फिर उत्तर प्रदेश नहीं आता क्योंकि बिहार है हमारा, यहाँ पर भी बिहार है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, और यहाँ पर क्या है, बिहार, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो बिहार है, फिर उसके बाद डेंसिटी किसकी है हमारी, वेस्ट बंगाल की है, ठीक है, फिर केरला, देन उत्तर प्रदेश। तो अब आप ये मत कहना कि ये गलत है, क्यों, क्योंकि ये किसके अकॉर्डिंग पूछा गया है, 2021 के अकॉर्डिंग, और उस टाइम पे जो 2018 की कंडीशन रही होगी, हो सकता है 2018 में थोड़े 2025 में चेंजेस आए हों, उसको देख के एक बार अपने डाटा को अपडेट कर लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम पर सबसे ज़्यादा कितनी थी हमारी, बिहार में थी, फिर उसके बाद वेस्ट बंगाल, फिर केरला, फिर उत्तर प्रदेश, और महाराष्ट्र की जो थी वो सबसे क्या है, कम थी, ठीक है। सो डेंसिटी पूछा गया क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप सोचेंगे केरला में तो पॉपुलेशन कम है, लेकिन केरला का आप साइज़ भी देख लो कि कितना छोटा है, और महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो फिर भी आप क्या करेंगे, बस साइज़ को देखेंगे कि लैंड कितना है हमारे पास, क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी हम ये देखते हैं कि इतने पर्सन कितने पर स्क्वायर किलोमीटर में रह रहे हैं, यानी एक पर स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में कितने लोग रह रहे हैं, 1106, और केरला में कितने ले रहे हैं, 859, ठीक है। केरला की जो लैंड बाउंड्री है वो उत्तर प्रदेश के ऑब्वियसली बात है कंपैरिजन में छोटी है, ठीक है। सो एक बार आप इसको ज़रूर देख के जाएंगे अगर यहाँ पर कुछ आपको डाउट लगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्रॉप वॉज एसोसिएटेड विद ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी क्रॉप थी हमारी, बार्ले थी, वीट, बाजरा या फिर पल्सेस। तो इसका राइट आंसर आप सबको पता होगा, कौन सी हमारी क्रॉप थी, वीट से रिलेटेड था ये, ठीक है। तो मेन क्रॉप कौन थी हमारी, वीट थी। की इन्वेंशन क्या था, HY सीड्स थे हमारे। बूस्टेड किसको किया गया था, इरिगेशन, फर्टिलाइजर और मैकेनिज्म को। साइंटिस्ट कौन थे हमारे, MS स्वामीनाथन थे। फोकस रीजन कौन था हमारा, पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी। गोल क्या था, फूड सिक्योरिटी एंड सेल्फ सफिशिएंट, मतलब कि हमें फूड को सिक्योरिटी करना था और सेल्फ सफिशिएंट बनना था कि अब हम किसी भी आउटसाइड ऑफ कंट्री से कोई भी क्रॉप परचेज नहीं करेंगे। एक बार आप इसकी केस स्टडी देख लेना क्या इश्यूज आ रहे थे। नेक्स्ट है हमारा
यहाँ पर कुछ रिवोल्यूशंस हैं जिनका किससे रिलेशन, मैं आपको ये भी बता दूँ। ग्रीन रिवोल्यूशन था हमारा व्हीट एंड राइस से, वाइट था मिल्क से, ब्लू था हमारा फिश से, येलो था हमारा ऑयल सीड्स जैसे मस्टर्ड वगैरह से। ये कौन है हमारे की फिगर है, उनको आप चाहें तो देख लें एक बार। पिंक रिवोल्यूशन था हमारा अनियन और प्रॉन से, रेड था हमारा मीट और टोमेटो से, ब्राउन था हमारा कोको लेदर से, ब्लैक था हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, राउंड रिवोल्यूशन था पोटैटो से, प्रोटीन रिवोल्यूशन न्यूट्रिशन और पल्सेस से, एवरग्रीन रिवोल्यूशन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर से, एंड सिल्वर था हमारा एग और पॉटरी से, गोल्डन हमारा जूट से था। गोल्डन फाइबर और गोल्डन रेवोल्यूशन दोनों अलग हैं। गोल्डन फाइबर था हमारा जूट से और गोल्डन था हमारा फ्रूट्स हनी हॉर्टिकल्चर से, और ग्रे किससे था हमारा फर्टिलाइजर से था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर और किसी रिवोल्यूशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन आ जाएगा तो आई होप आप इजीली क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आज के हमने जो क्वेश्चन थे उसको डिस्कस कर लिया। कल हम इसके पार्ट 4 को डिस्कस करेंगे। एक बार आप इसको अच्छे से देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें, नोट्स बना लें। ठीक है, और आई होप आपका सेशन आपको पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें जो ऐसे एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, मैंने आपको बोला कि 2018 का जो पेपर है थोड़ा कन्फ्लिक्ट वाला है और इसके आंसर्स थोड़े बहुत इधर उधर हो रहे हैं, बट मैंने उन्हीं आंसर्स को मार्क किया है जो 2018 में DTPLSB ने जिसको क्या किया था, सही आंसर माना था। ठीक है, तो मैं DTPLSB के अकॉर्डिंग चल रही हूँ। तो अगर आपको लगता है कि कोई आंसर आपका मतलब मेरे द्वारा जो कराया गया है वो आपको गलत लग रहा है, तो एक बार आप ज़रूर DTPLSB की वेबसाइट पर विज़िट करो, उस पेपर को डाउनलोड करो, फिर उसके बाद देखो कि DTPLSB ने उसको क्या आंसर माना है। उसके बाद आप मुझे बताएंगे सो दैट कि मैं फिर उसके बाद क्रॉस वेरीफाई करूँगी। ठीक है, और 2018 के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें चेंजेस हुई होंगी, तो आप पेपर देख के साथ साथ ऑब्वियस बात है कुछ तो स्टैटिक क्वेश्चन है जो चेंज नहीं होते हैं, लेकिन कुछ 2-4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, तो उनको क्या करते जाएंगे, आप अपडेट करते जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इतना एक्सपेक्टेशन आपसे लगाया जा सकता है, आप इस लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब आप छोटे बच्चे नहीं हैं, तो थोड़ा बहुत आपको भी एफर्ट्स मानने पड़ेंगे। यहाँ पर आपको PYQ डिस्कस करा रही हूँ मैं, सो दैट कि आपको क्या हो सके, पेपर जो पेपर है या जो हमारा हो सकता है कंडक्ट, वो उसका एक क्या मिल जाए, आपको आइडिया मिल जाए। और जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, रिपीट हो भी जाते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है, इस आपको बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस सीरीज़ को स्टार्ट करा है। मैं आपको कंटेंट नहीं करवा रही हूँ क्योंकि कंटेंट यूट्यूब पे आपको बहुत मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें कंटेंट के साथ साथ PYQs को भी देखना है। लेकिन आपको अगर देखेंगे PYQs तो PYQs आपको उतने देखने को नहीं मिलेंगे, बहुत सारे आपको मॉक टेस्ट वगैरह टाइप के कराएंगे, लेकिन मैं आपको वो करवा रही हूँ जो क्वेश्चन आपके DTPLSB में पूछा गया था। अगर हमें मिलेगा तो हम मॉक टेस्ट भी कर लेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, PYQ इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आप लोगों के साथ PYQs को डिस्कस कर रही हूँ जो पेपर एक्चुअल में या फिर जो क्वेश्चन एक्चुअल में पूछे गए हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट तो आप खुद भी लगा लेंगे, और कंटेंट यूट्यूब में SST का फास्ट में पड़ा हुआ है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ PYQs को डिस्कस करूँ। कंटेंट आप खुद ही अगर आप वीडियो डालेंगे, कोई स्पेसिफिक आप डालेंगे कि मुझे ये वाला चाहिए, तो उसके रिलेटेड आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए PYQs इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, तो मैंने आप लोगों के साथ PYQs को ही करना ज़्यादा अच्छा माना, इसलिए मैं आप लोगों के साथ क्या कर रही हूँ, PYQ को डिस्कस कर रही हूँ। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट। आपको जो अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं अच्छे से प्रिपरेशन करो, और अच्छे से प्रिपरेशन रहेगी तो ही क्या होगा, हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।